हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, क्रैश कोर्स में हम लोग अगले चैप्टर पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसके साथ आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी है भी कंप्लीट हो जाएगी। क्रैश कोर्स में पहली यूनिट हमने पढ़ी सेल, दूसरी जेनेटिक्स, तीसरी बायोटेक, चौथी यूनिट हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी और पांचवी यूनिट हो गई प्लांट फिजियो। तो 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जा रही हैं और इन 5 यूनिट से करीब 50 से 55 सवाल नीट में आते हैं 90 सवाल में से। इसके बाद हमारे पास अगली 5 यूनिट बचेंगी, तो यानी 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो हम पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ये टॉपिक यहाँ पर है, छोटा सा चैप्टर है ये। तो चलिए, सबसे पहले डेवलपमेंट में दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को। हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, ग्रोथ को भी और डिफरेंशिएशन को। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट डिपेंड करता है दो चीजों पर, इंट्रिंसिक फैक्टर पर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पर। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर और एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर में दो फैक्टर हैं, इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। जो इंट्रासेलुलर फैक्टर होते हैं उनमें जेनेटिक फैक्टर आते हैं, जीन, क्रोमोसोम। और इंटरसेलुलर फैक्टर में पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। नीट में इस चैप्टर के ज्यादातर सवाल आपके पीजीआर से ही पूछे जाते हैं और ये डिटेल में टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वाटर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएगा। Development include all the event in the life cycle of a plant from germination of seed to the senescence. सीड जर्मिनेट होने से लेकर बुढ़ापे तक की सारी घटनाओं को डेवलपमेंट कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहले मेल और फीमेल गैमी फ्यूज करेंगे, सिंगैमी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये मैच्योर एम्ब्रियो सीड के अंदर है। यही मैच्योर एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा जिससे नया प्लांट डेवलप होगा। ये देखिए, अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो सीड डॉर्मेंसी स्टेट में चला जाएगा। ये रेस्ट की स्टेट है, यहां पर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन फेवरेबल कंडीशन आने पर सीड जर्मिनेट करता है। सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करेगा, वेजिटेटिव फेज आएगी और फिर इस तरीके से मैच्योर प्लांट बनेगा जहां पर आपको फ्रूट और फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट। प्लांट में जितनी भी सेल है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड में, सब जाइगोट की ही देन है, उसी की डिसेंडेंट है। ग्रोथ का मतलब है प्लांट में दिस इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। इरिवर्सिबल, एक बार साइज बढ़ जाए तो कम ना हो, इन साइज ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो दिस इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। जैसे एक्सपेंशन ऑफ लीफ या इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डाइकॉट लीफ में ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है जहां पर साइज बढ़ रहा है। अगर ड्राई वुड है, इसको हम पानी में डाल दें तो ये इसका साइज बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसको हम धूप में डाल दें तो फिर से साइज कम हो जाएगा, तो इसे ग्रोथ नहीं कहेंगे। दिस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। आपसे एनसीईआरटी ने पूछा क्या कहेंगे, तो इसे इम्बाइबिशन कहेंगे। ग्रोथ इज द मोस्ट बेसिक एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर इन द लिविंग बीइंग। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी जो आसानी से नजर आती है। आपके यहाँ कोई मेहमान कई साल बाद आता, कहता अरे तुम तो इतने बड़े हो गए, मतलब ग्रोथ हो गई। ग्रोथ इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों इंक्लूड होते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। और जो प्लांट ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है जनरली। इनडिटर्मिनेट मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट पूरे लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते हैं, है ना, पूरे लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एनिमल की ग्रोथ लिमिटेड होती, डिटर्मिनेट होती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल बार बार डिवाइड करते हैं और अब नई सेल को बनाते रहते हैं लाइफ टाइम तक। इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो सकती है, लेकिन फिर से ये डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर सकती है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो गई तो मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होता है। मेरिस्टम दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम।
प्राइमरी मेरिस्टम में एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम आते हैं। एपिकल मेरिस्टम में रूट एपिकल मेरिस्टम और सूट एपिकल मेरिस्टम आते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रासेस में पाए जाते हैं और उन पार्ट को रीजनरेट करते हैं जिन्हें ग्रेजिंग हर्बिवोर रिमूव कर देते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम को लेटरल मेरिस्टम का नाम दिया जाता है और इनमें वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम जैसे टिश्यू आते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ कराता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन लेंथ अलोंग देयर एक्सिस। सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गर्थ या थिकनेस, प्लांट की मोटाई का बढ़ना। और सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और रूट में होती, किसके? जिम्नोस्पर्मोटाइकॉट। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है और जैसे ग्रास मोनोकॉट के मेंबर, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को नापा जा सकता है। नापने के कई सारे तरीके हैं। जैसे अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो सेलुलर लेवल पे ग्रोथ का मतलब है प्रोटोप्लाज्म की मात्रा का बढ़ना। लेकिन प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़े इसको हम सीधे नाप नहीं सकते हैं, तो इनडायरेक्टली हम नापते हैं दूसरी चीजों को, जैसे साइज वाटरमेलन में, लेंथ पॉलन ट्यूब में, सरफेस एरिया डाइकॉट लीफ में, नंबर मेज में, है ना। इसके अलावा वॉल्यूम, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, इन सब तरीकों से हम ग्रोथ को नाप सकते हैं। जैसे मेज में एक सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम सेल 1 घंटे में डिवाइड करके 17,500 नई सेल बना देती है। वाटरमेलन की एक सेल अपने साइज को 3.5 लाख गुना तक बढ़ा लेती है। फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की 3 फेज होती है, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। तीनों फेज के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो सेल मेरिस्टेमेटिक फेज में होती हैं उनमें डिवीजन की क्षमता है, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, बड़ा सा स्पष्ट केंद्रक होता है न्यूक्लियस, सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है मतलब सेलोजिक होती है और बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। सेल इन द इलोंगेशन फेज इंक्रीज्ड वाइकुलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। और मैचुरेशन फेज में सेल अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेती हैं। ज्यादातर जो प्लांट में टिश्यू और सेल होती हैं वो मैचुरेशन फेज में ही पाई जाती हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। तो इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रोथ रेट। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। अब ग्रोथ दो तरीके की, एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक ग्रोथ में एक सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाती है। 2 सेल में एक में डिवीजन की क्षमता खत्म हो गई, दूसरी डिवाइड करेगी। तो जब दूसरी वाली डिवाइड करेगी तो फिर ये 2 सेल बना देगी और एक पुरानी वाली सेल। अब ये जो 2 नई सेल बनी इनमें फिर से एक में डिवीजन की क्षमता खत्म, ये सेल डिवाइड करके फिर 2 नई सेल बना देगी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे नंबर बढ़ता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाती, दोनों में डिवीजन की क्षमता है 2 से 4 सेल, चारों में डिवीजन की क्षमता 8 सेल। तो यहाँ पर नंबर हर बार डबल हो रहा है। ये एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का अंतर हो गया। एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है और एनसीईआरटी ने डायग्राम में कहा है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों ग्रोथ होती है। एरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल है रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। और एरिथमेटिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लीनियर कर्व यहां पर मिलता है। एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे हाइट, लेंथ या साइज जो भी आप ले सकते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल नॉट इज द लेंथ एट टाइम 0 जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एल टी इज द लेंथ एट टाइम टी, टी इज द टाइम एंड आर इज द ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम में ही ग्रोथ होती प्लांट में, टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। और यहां पर जो कर्व आता है वो सिग्मॉइड या एस कर्व आता है, जहां पर इनिशियल लैग फेज है जो कि स्लो है, उसके बाद लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज आते हैं और फिर स्टेशनरी फेज आती है। एक्स एक्सिस पे यहां भी टाइम लिया गया और वाई एक्सिस पे साइज, वेट, हाइट या लेंथ कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू पावर आर टी, जहां पर डब्ल्यू नॉट इज द इनिशियल साइज, W1 इज द फाइनल साइज एंड R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट या एफिशिएंसी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग पूछा जा चुका है, इसकी वैल्यू होती है 2.71828। अब यहां पर दो आपको लीफ कंपेयर की गई है। पहली जो लीफ है इसका इनिशियल साइज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, फाइनल साइज कुछ समय के बाद 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरी लीफ बड़ी है, इसका इनिशियल साइज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था और फाइनल साइज हो गया कुछ समय के बाद 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोनों में आप देखें तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है, इतना साइज बढ़ा है। यानी दोनों में जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो बराबर है।
तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दिस इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट चेंज इन साइज ओवर टाइम। इन दोनों पत्तियों में जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो बराबर है, लेकिन अगर हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करें, देखो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला गया, बराबर है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ इज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल पैरामीटर। यहाँ पर इनिशियल साइज पर भी निर्भरता है। और आप देखो तो जो छोटी पत्ती है उसका जो आप रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो बड़ी वाली पत्ती की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। ये एनसीईआरटी ने आपसे सवाल पूछे हैं। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, पानी चाहिए, है ना, लाइट चाहिए, सब कंडीशन है। टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन और इनलार्जमेंट टू ग्रोथ। टर्जिडिटी मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद सेल फूल जाती है, कहेंगे सेल टर्जिड हो गई। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी पीजीआर भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, है ना, बहुत सारे नाम है, प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। सबसे कॉमन टर्म पीजीआर। तो पीजीआर 5 तरह के हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीजीआर, पहले तो इनका नेचर जान लेते हैं कि ऑक्सिन जो होते हैं इंडोल कंपाउंड होते हैं, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जिब्रेलिन टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं, साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं, एडेनिन या प्यूरिन कह सकते हो, है ना। तो N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन जैसे काइनेटिन। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है और एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होते हैं। पीजीआर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इथाइलिन दोनों कैटेगरी में फिट हो जाता है, लेकिन मेनली ये इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो इथाइलिन इज लार्जली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर उंड, स्ट्रेस, डोरमेंसी, एब्सिशन, इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो सेल डिवीजन में, सेल एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ जैसे फोटोट्रॉपिक ग्रोथ, इनमें हेल्प करते हैं। डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, पांचों ग्रुप के जो हार्मोन उनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, बाई चांस हुई है। ऑक्सिन की डिस्कवरी, इन सबकी शुरुआत होती चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन फादर और फ्रांसिस डार्विन उनके लड़के, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा कि कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास का जो कोलियोप्टाइल होता है, उस कोलियोप्टाइल पे अगर एक साइड से हम लाइट डालते हैं तो लाइट की तरफ जो कोलियोप्टाइल का टिप होता है वो बेंड कर जाता है। इसे फोटोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेडेड एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा बनता है और इस वजह से लाइट की तरफ बेंडिंग हो जाती है। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रॉम द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ओट वही आप जानते हैं, जो कहते हैं इसे। जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड की बात करें तो बैकेन डिजीज, इसे फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस कहते हैं, और यह बीमारी जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का फंगस कॉज करता है। कुरसावा नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में स्टेराइल फिल्ट्रेट लिया फंगस का, और उस स्टेराइल फिल्ट्रेट को अनइंफेक्टेड राइस सीडलिंग के ऊपर डाला और देखा कि प्लांट इन्फेक्टेड हो गया, और यहीं से जिब्रेलिक एसिड नाम के केमिकल का पता चला। डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया गया स्कूग एटॉल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। स्कूग एटॉल ने टोबैको प्लांट के इंटरनोडल सेगमेंट लिया और उसे टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा ग्रो कराया गया। जब उस इंटरनोडल सेगमेंट को ग्रो कराया गया तो कैलस बना, और कैलस में ऑक्सिन के अलावा डीएनए, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क में से जब कोई एक चीज मिलाई गई तभी जाके पूरा नया टोबैको प्लांट डेवलप हुआ। ऑक्सिन रूटिंग करा था, और ये जो चार चीजों में से कोई एक चीज मिलाई गई उसकी वजह से शूटिंग हुई। जो कैलस होता है उसे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कहते हैं। तो कैलस से नया प्लांट तभी बनता है जब ऑक्सिन के अलावा इन चार में से कोई चीज मिलाई गई, यानी ये जो चार चीजें हैं ये साइटोकाइनिन का सोर्स है। डीएनए, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड कोकोनट मिल्क, दिस इज द सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन शूटिंग कराता है, ऑक्सिन रूटिंग कराता है। मिलर एटॉल के द्वारा पहचाना गया और क्रिस्टलाइज किया गया साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला सब्सटेंस काइनेटिन, और ये टर्म भी मिलर के द्वारा ही दिया गया, काइनेटिन। डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन, एच.एस. कजिन्स ने 1910 में पता लगाया कि अगर पके हुए संतरों के साथ में
कच्चे केले रख दिए जाएं तो जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि पके हुए संतरों से एक ओलाटाइल सब्सटेंस निकलता है और इसी को इथाइलिन कहा गया। एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई? मिड 1960s में तीन केमिकल सब्सटेंसेस का पता चला, डॉर्मिन, इनहिबिटर बी एंड एब्सिसन 2, और बाद में पता चला ये तीनों केमिकली सिमिलर, उनका नाम एबीए रख दिया गया, एब्सिसिक एसिड। ये एक टॉपिक अभी पीजीआर के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, उनके फंक्शन के बारे में। पहले ये हम लोग जान लेते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। मेरिस्मेटिक सेल में डिवीजन की क्षमता होती है, ये डिवाइड करके नई सेल बनाती है, और जो नई सेल बनी अगर इनमें डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाए, लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये सेल मैच्योर हो जाए कुछ स्पेशल काम करने के लिए, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब जो मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल हैं जिनमें डिवीजन की क्षमता नहीं, अगर इनमें डिवीजन की क्षमता आ जाए, द प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। और अगर डी डिफरेंशिएटेड सेल जिनमें डिवीजन की क्षमता आ गई, ये डिवीजन करने के बाद ऐसी सेल बना दें जिनमें डिवीजन की क्षमता फिर खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में डिवीजन की क्षमता खत्म हो गई, डिफरेंशिएशन में डिवीजन की क्षमता खत्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, द एक्ट ऑफ मैचुरेशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट, जाइलम, ट्रैकिड और वेसल का जो फॉर्मेशन है ना, ये डिफरेंशिएशन है। जब डिफरेंशिएशन होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। देखो क्या चेंज हुआ, जब जाइलम, ट्रैकिड और वेसल बनी तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ जो लिग्नोसेलुलोजिक है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक है, और ताकि लंबी दूरी तक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाए एक्सट्रीम टेंशन की कंडीशन में भी। डी डिफरेंशिएशन मतलब जो डिफरेंशिएटेड सेल है जिसमें डिवीजन की क्षमता नहीं, उसमें डिवीजन की क्षमता आ गई, जैसे पैरेन्काइमा सेल, ये लिविंग मैच्योर सेल है, डिफरेंशिएटेड, डिवीजन की क्षमता नहीं है, लेकिन ये डिवीजन की क्षमता रिगेन कर लेती, डिवाइड करने लगती, दिस इज डी डिफरेंशिएशन। जैसे डाइकॉट रूट की हम बात करें तो डाइकॉट रूट में जो पेरीसाइकिल हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं, और इन कैम्बियम में आप जानते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम है, मेरिस्टम मतलब डिवाइड करेंगे। तो पैरेन्काइमा सेल डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कॉर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल में जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं उनमें डिवीजन की क्षमता फिर खत्म हो गई। जैसे डिफरेंशिएशन में पैरेन्काइमा, जाइलम, ट्रैकिड, वेसल का फॉर्मेशन, डी डिफरेंशिएशन में कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन, रीडिफरेंशिएशन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर का फॉर्मेशन। एनसीईआरटी ने ये वाला एग्जांपल तो दिया ट्रैकरी एलिमेंट वाला, लेकिन बाकी एग्जांपल नहीं दिए, तो मैंने सारे एग्जांपल आपको दे दिए। इन प्लांट बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर ओपन। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट आर द चेंजेस टेक प्लेस इन अ प्लांट फ्रॉम सीड जर्मिनेशन इनटू टू सेनेसेंस, ये आपको दिखाया गया। मेरिस्मेटिक सेल, मेरिस्मेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, मतलब प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ गई और ये सेल फर्दर डिवाइड कर सकती, ये प्रोसेस चल सकता है। या फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद इलोंगेशन हुआ, सेल डिफरेंशिएट हुई, मैच्योर हो गई, मैच्योर सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेनेसेंट और अल्टीमेटली डेथ। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम में आपको दिखाया गया। प्लास्टिसिटी, the ability of plant to change their structure in response to environment or phases of life। और इस प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल है हेट्रोफिली। ठीक है, फेजेस ऑफ लाइफ की बात करें तो जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट तीन फेजेस होती हैं। प्लास्टिसिटी में हेट्रोफिली एग्जांपल, और हेट्रोफिली में प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स इन अ प्लांट, एक प्लांट में अलग अलग तरह की पत्तियों का नजर आना। और हेट्रोफिली दो तरह की है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर्म में हेट्रोफिली फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से। जुवेनाइल फेज में प्लांट में अलग तरह की पत्ती और मैच्योर प्लांट में अलग तरह की पत्ती। हेट्रोफिली इन बटरकप इज ड्यू टू एनवायरनमेंट, जैसे बटरकप का प्लांट अगर पानी के बाहर तो अलग तरह की पत्ती और पानी के अंदर अलग तरह की पत्ती। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पीजीआर, तो पांचों हार्मोन का हम लोग इफेक्ट देखेंगे। ऑक्सिन, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड ऑक्सीन है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पीजीआर। तो बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा।
ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, पहला पॉइंट। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव है। दो तरह के ऑक्सिन है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्सिन में आ जाएगा आईए इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड आईबीए। सिंथेटिक में एनए नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऑक्सिन आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोसेस। खेती और बागवानी में इनका खूब यूज होता है। क्या इनके इफेक्ट है? ऑक्सिन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, बहुत यूज करते हैं। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पिन टोमेटो, पार्थिनोकार्पिन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इथाइलिन इनिशिएट करता है। ऑक्सिन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन हेल्प इन सेल डिवीजन। 2,4-D एक हर्बिसाइड या वीडीसाइड, और ये डाइकॉट वीट को मारता है, लेकिन मैच्योर मोनोकॉट प्लांट पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है 2,4-D का। 2,4-D को हम वीड फ्री लॉन प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि एपिकल या टर्मिनल बट ग्रो करती रहती है, जबकि लेटरल बट की जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर हम किसी पेड़ को घना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डीकैपिटेशन करते हैं, एपिकल बट को काट के हटा देते हैं। डीकैपिटेशन करते हैं तो ऑक्सिन का प्रभाव खत्म हो जाता है और लेटरल या एक्सिलरी बट की ग्रोथ होती है। और ये जो डीकैपिटेशन होता है, ठीक है, डीकैपिटेशन हम लोग नॉर्मली करते हैं कहां पर? हेज मेकिंग में और टी प्लांटेशन में करते हैं, ठीक है, हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। ऑक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड एट अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, एंड फ्रॉम देयर दे माइग्रेट टू लोकेशन ऑफ देयर एक्शन। ऑक्सिन डिले सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्रूट एट अर्ली स्टेज, बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन दे प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्ड और मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। अगर एक बार पत्ती मैच्योर हो गई, फल पक गया, तो उनको गिराने में हेल्प करते हैं पेड़ से, और जब तक वो कच्चे रहते हैं अर्ली स्टेज में तब तक उनको गिरने नहीं देते हैं। जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, टर्पीन डेरिवेटिव होता है। 100 से ज्यादा जिब्रेलिन पता लगाए जा चुके हैं, जिनके नाम GA1, GA2, GA3, GA4 ऐसे रखते हैं। इनमें से GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, सबसे ज्यादा इसी पे रिसर्च किया गया है। सारे जिब्रेलिन एसिडिक होते हैं। जिब्रेलिक एसिड आइसोलेट किया था फंजाई और हायर प्लांट से, फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इफेक्ट की बात करते हैं, क्या इफेक्ट है इसका? तो जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टॉक, जैसे इंक्रीज लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक, अंगूर की बेल की लंबाई बढ़ा देता है। सुगर केन कार्बोहाइड्रेट को स्टेम यानी इंटरनोड में स्टोर करता है, और अगर हम जिब्रेलिक एसिड को सुगर केन पे छिड़क दें तो इसकी पैदावार 20 टन पर एकड़ बढ़ जाती है। बहुत पूछा गया सवाल नीट में। जिब्रेलिक एसिड सेनेसेंस को डिले करता है एप्पल फ्रूट में, जिसकी वजह से मार्केट पीरियड एक्सटेंड कर जाता है। जिब्रेलिक एसिड इंप्रूव और इलोंगेट करता है एप्पल के शेप को। जिब्रेलिक एसिड माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है ब्रीवरी इंडस्ट्री यानी शराब व्यवसाय में। ये बॉल्टिंग कॉज करता है कहां पर? सुगर बीट, कैबेज हो गया है ना, जो कि ऐसे प्लांट है जिनमें रोजेट हैबिट पाई जाती है। और बॉल्टिंग का मतलब इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग। जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव अगर जुवेनाइल कोनिफर पे कर दिया जाए तो मैच्योरिटी पीरियड बहुत जल्दी आ जाएगा और अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस का वैसे मतलब सिंपली होता है सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, लेकिन यहां पर सेल डिवीजन से इसका मतलब है। काइनेटिन की बात करें, N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। वही प्यूरिन तो आप जानते हैं ना कि प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, यहाँ पर ये एडेनिन स्पेसिफिक है। और ये काइनेटिन ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग एक फिश है, इसके स्पर्म के डीएनए से निकाला गया था, और ये काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है। प्लांट में इसी से मिलते जुलते कंपाउंड जैसे जिएटिन, और जिएटिन कॉर्न कर्नेल मक्के में पाया जाएगा, और ये नारियल पानी में पाया जाता है। नेचुरल साइटोकाइनिन उन जगह सिंथेसाइज होते हैं प्लांट में जहां पर सेल डिवीजन तेजी से चल रहा हो, जैसे रूट टिप हो गया, सूट टिप हो गया, डेवलपिंग सूट बड हो गई और यंग फ्रूट हो गए। इफेक्ट की बात करते हैं तो प्रमोट सेल डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, ये बड़ा सवाल हो सकता है। लेटरल सूट ग्रोथ एंड साइटोकाइनिन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है ऑक्सिन, उसको ये ओवरकम करता है।
साइटोकाइनिन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है और इस वजह से ये लीफ सेनेसेंस को भी डिले करता है। इथाइलिन, इसके तो बहुत सवाल हैं। गैसियस पीजीआर है। लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन इज सिंथेसाइज उन टिश्यू में जो कि बूढ़े हो रहे हैं, सेनेसेंस, फ्रूट राइपनिंग, जो फल पक रहे हैं वहां पर इथाइलिन बहुत बनेगा। और इफेक्ट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फ्रूट राइपनिंग। और जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इथाइलिन सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी एब्सिसिक एसिड कॉज करता है, ये ब्रेक कर रहा है। इथाइलिन इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, मूंगफली में। इथाइलिन इनिशिएट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, जो आलू होते हैं उनमें आप देखते नहीं अंकुर निकल आते, अफवा निकल आते, स्प्राउट्स। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, और इसकी वजह से जो अपर पार्ट होता है वो पानी के ऊपर रहता है, धान के पेड़ सड़ते नहीं। इथाइलिन रूट ग्रोथ कराता है और रूट हेयर फॉर्मेशन भी कराता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है एब्जॉर्प्शन के लिए। इथाइलिन फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है पाइनएप्पल में और प्रमोट करता है पाइनएप्पल में ऑक्सिन हार्मोन। इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग ये कराएगा। एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग जैसे बीन में। इथाइलिन आल्सो प्रोवाइड स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। इथेफोन, ये एक कंपाउंड है जो कि इथाइलिन का सोर्स है, और इसको हम आसानी से पानी में घोल के प्लांट पे छिड़क देंगे और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा और ये केमिकल धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करता रहेगा, है ना, ये वही लिखा हुआ है। तो इथेफोन के क्या इफेक्ट हैं? इथेफोन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल। राइपनिंग कराने में तो आप जानते हैं इथाइलिन का ही रोल आता है। इथेफोन एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट, जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। इथेफोन प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन ककम्बर, और फीमेल फ्लावर जितने ज्यादा होंगे फल उतने ज्यादा होंगे, यानी पैदावार बढ़ जाएगी। एंड लास्ट इज द एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो ये एब्सिशन को और डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है, ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, और एब्सिसिक एसिड सीड के डेवलपमेंट, मैचुरेशन और डॉर्मेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है और इसके द्वारा ये सीड को अनफेवरेबल कंडीशन बर्दाश्त करने के लायक बनाता है, जैसे सूखा हो गया, गर्मी हो गई, मॉइस्चर हो गया, और अनफेवरेबल कंडीशन अगर है तो उनको टॉलरेट करने के लायक बनाता है। एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्लोज अगर हो जाएगा तो वाटर का लॉस नहीं होगा, यानी टू इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। Therefore, एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में, है ना, स्ट्रेस की कंडीशन में ये रिलीज होता है और प्लांट को जो टॉलरेंस पावर है उसे बढ़ाता है। और ज्यादातर केसेस में जो एब्सिसिक एसिड है ये जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट एक्शन करना, और सिनर्जिस्टिक मतलब होता है सेम एक्शन करना। तो ये आपका टॉपिक हो गया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पीजीआर हैं, इनके क्या फंक्शन है ये अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि खूब सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, इनको आप देखिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इनमें हम उन्हीं पॉइंट को मेनली कवर कर रहे हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।